वेलकम स्टूडेंट्स। नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से बायोटेक्नोलॉजी एंड जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग करते क्या है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या? ये एक साइंस है जो डील करती है किन चीज़ों को, जिसमें हम लोग बात करते हैं क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हो सकती है कि प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, या फिर कोई कंपोनेंट या कोई कंपोनेंट इन द सेंस वो एंजाइम हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है जो किसी ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और प्रोसेसेस जो कि यूजफुल होंगे क्या ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, तो मैनकाइंड के लिए कुछ यूजफुल चीजें बना सकते हैं या बनाए जाएंगे, या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया जाए, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे इसमें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, जीएमओस के बारे में। ठीक है, तो उसको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही तैयार किया गया है। अब ऐसा नहीं कि बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज रही हम लोग के लिए। एंशियंट टाइम से अगर देखें तो बायोटेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में हम लोग यूज करते चले आ रहे हैं। जैसे कर्ड बनाना, दही है ना, एक दही जब हम लोग बनाते हैं तो वहां पर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वहां पे एक बैक्टीरिया का यूज किया जाता है ना, लैक्टोबैसिलस जो यूज कर रहे हैं हम लोग। जब अल्कोहल बना रहे हैं, जब हम लोग सिरका बना रहे हैं, जब किसी भी तरीके का फर्मेंटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें फर्मेंटेशन की जरूरत पड़ती है, वहां पे एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी ही काम आ रही है। दो जब से हम लोग ये काम कर रहे हैं तब हम लोग को ये टर्म नहीं क्लियर था कि भाई यही बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोब्स का यूज करना। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हम आईवीएफ करते हैं, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो हम लोग रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़े हैं। आप पढ़ चुके होंगे इसके बारे में डिटेल में, है ना। आप इसके बारे में वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आईवीएफ टेक्निक के बारे में डिटेल में बताया गया है। वो चीज हुई, या फिर आप बात करते हैं जब किसी तरीके का डीएनए वैक्सीन डेवलप किया जाए, या फिर जीन थेरेपी, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जीन थेरेपी कैसे होता है, क्या होता है। ये सारी चीजें क्या, ये सब चीजें क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो आओ देखते हैं। एक फेडरेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने एक डेफिनेशन दी है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बेसिकली क्या है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जहां पे हम लोग बैक्टीरिया या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म एज अ होल, जैसा कि हम ट्रेडिशनल यूज कर रहे हैं, या फिर कोई यूकैरियोटिक सेल, कोई प्रोकैरियोटिक सेल, या कोई यूकैरियोटिक सेल का कोई पार्ट या कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे कि जीन, है ना, स्पेसिफिकली हम लोग कोई डीएनए का सीक्वेंस या कोई जीन निकाल रहे हैं और उससे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, वही क्या चीज है, बायोटेक्नोलॉजी। और उसके प्रिंसिपल, अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है और प्रोसीजर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी दो चीजों के ऊपर काम करती है ना, दो चीजों पर बेस रहती है। पहली चीज आती है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, दूसरी चीज होती है केमिकल इंजीनियरिंग या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली हम लोग किस चीज पे डील करते हैं, हम लोग किसी डीएनए सीक्वेंस या किसी जेनेटिक सीक्वेंस को अल्टर कर रहे हैं ना, अल्टर कर रहे हैं किसी जेनेटिक मटेरियल को, किसी जेनेटिक मटेरियल की जेनेटिक सीक्वेंस को, जो उसका जेनेटिक सीक्वेंस है उसमें अल्टरेशन करते हैं। कैसे करते हैं, ये चीजें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, अल्टरेशन करेंगे, जैसे मान लो किसी की बॉडी से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, उसके अंदर कुछ चेंज किया और वापस किसी होस्ट सेल में डाल के उसको उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाल सकते हैं, या फिर हम बाहर लैब में बायोकल्चर करके, बड़े बड़े रिएक्टर्स होते हैं उसमें कल्चर करके हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसे भी जरूरत पड़ती है हम लोग वैसा काम कर सकते हैं। फिर केमिकल इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग में जो कोई ऑर्गेनिज्म हमने लिया है वो, या फिर किसी सिंगल सेल, कोई यूकैरियोटिक सेल हो सकती है, उस यूकैरियोटिक सेल को कुछ सुटेबल मीडियम देंगे जहां पे वो ग्रो करेगी और वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, या उसका किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे होना है, यही चीजों को हम लोग को पढ़ना है। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ बायोटेक्नोलॉजी का, ये विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं हुआ, एक ना लंबा समय लगा इन चीजों को डेवलपमेंट में। तो इसके डेवलपमेंट में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रही, दो चीजों की डिस्कवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रही, जिससे हम लोग का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ बायोटेक्नोलॉजी को लेके। वो क्या चीजें थी, वो चीज थी डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड और डिस्कवरी ऑफ इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। तो प्लाज्मिड के बारे में हम लोगों को
कुछ चीजें पहले से पता है, आप पहले भी पढ़ चुके बैक्टीरिया के अंदर कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है, अलग अलग तरह के प्लाज्मिड होते हैं, और जैसा प्लाज्मिड होता है वो प्लाज्मिड उसी तरीके से अकॉर्डिंगली फीचर्स बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग उस प्लाज्मिड को यूज करते हैं किस काम के लिए? एज अ वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है? आपने मलेरिया का, आपने बहुत सारी डिजीज पढ़ी हुई है जिसमें कोई पैरासाइट किसी इंसेक्ट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो वो इंसेक्ट क्या कहला रहा है? वेक्टर है। जैसे मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो एक मॉस्किटो जो एनाफिलीज हो सकती है फीमेल, उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो फीमेल एनाफिलीज क्या है? उसके लिए वेक्टर है। ठीक है, तो उसी तरीके से कोई फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए जो हमारा डिजायर्ड होगा, जिससे हमको कुछ बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, वो डीएनए हम एक वेक्टर जो कि प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं और उसको होस्ट सेल में डाल के प्रोड्यूस कराते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, कैसे होना है इसको भी हम लोग देखेंगे आगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स क्या है? इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, कैंचियां, है ना। ये कट करते हैं, किसको कट करते हैं? डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस को। एक जीनोम में से, एक क्रोमोसोम से या डीएनए के लंबे से थ्रेड में से आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स निकालना है ना, एक छोटा सा फ्रेगमेंट निकालना है जो फंक्शनल जीन कहला रहा है, जिससे एक प्रोटीन बन रही है और प्रोटीन फोल्ड होकर किसी एंजाइम की तरह काम कर रही है। तो उसको आप कैसे कट आउट करेंगे, उसको निकालेंगे कैसे? ये काम कौन करता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर बात आती है क्या? टेक्निक्स की। हम लोग क्या टेक्निक यूज करते हैं यहाँ पे? तो देखो, ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए। एक्चुअली में डायरेक्ट इसी तरीके से नहीं हो सकता है ना, एक लंबी प्रोसेस है जिसको हम लोग को फॉलो करना होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले हम बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए करना है। तो अब ऐसा तो नहीं कि सीधे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देंगे, पहले डीएनए को खोजना तो पड़ेगा ना कि कौन सा डीएनए को रिकॉम्बिनेंट कर देंगे आप। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे कि कैसे होता है। फिलहाल हम लोग एज पर एनसीईआरटी चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में क्या बताया गया कि टेक्निक्स जो है वो 3 टेक्निक जो है वो 3 स्टेप में इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। कि पहला काम होता है कि फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए करते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट टाइम जो होता है वो बनाया था स्टैनले कोहन और ये हर्बर्ट बॉयर ने। इन लोगों ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था 1972 में। किससे किया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, है ना। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो ऑर्गेनिज्म है जिससे इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए फर्स्ट टाइम तैयार किया था। इसके बाद क्या करते हैं? उस डीएनए की क्लोनिंग, क्लोनिंग मतलब कि एम्पलीफाई कर देंगे, उसका नंबर इंक्रीज करेंगे, फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर ऑफ जीन। वो जो जीन जो एम्पलीफाई किया, आपने जो क्लोन किया, उसको किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो अच्छा देखा जाए ये चीज हो कैसे रही है। देखो, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कुछ स्टेप्स में हो रहा है। जो स्टेप एनसीईआरटी बताती है क्या कि पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन, है ना। अब देखो यहीं पे जो बात कही गई है, तो टेक्निक जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जा रहा है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस डीएनए को जिस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट के रूप में बनाना है ना, जिस डीएनए का हमको प्रोलिफरेट कर या ये बोले कि क्लोनिंग करनी है ना, उसके नंबर बढ़ानी है या उससे हमको कोई प्रोडक्ट लेना है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन, जैसे मान लो भाई इंसुलिन है ना, इंसुलिन हम लोग के अंदर है, इंसुलिन को बनाना है। तो इंसुलिन के लिए कोई स्पेसिफिक जीन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो उस प्रोटीन को बनाता होगा ना। जैसे इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ABC, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। मान लो ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, एक सीक्वेंस है, एक डीएनए है, ठीक है, लंबा सा डीएनए है। इसमें मान लो सपोज कर लो कि ये वो हिस्सा है जो बनाता है एक जीन, प्रोटीन या इंसुलिन बना रहा है, मान लो इंसुलिन ही मान लेते हैं हम लोग। तो आइडेंटिफाई कर लिया इसको, है ना, ये हुआ क्या? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आपने आइडेंटिफाई कर लिया उस जेनेटिक सीक्वेंस को, है ना। अब आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे? अब सेकेंड बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू होस्ट। ठीक है, तो होस्ट के अंदर डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के पहले करना पड़ेगा क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज कैसे हम लोग करते हैं? हम लेंगे क्या? एक प्लाज्मिड। ठीक है, एक प्लाज्मिड ले लिया। ये क्या है? ये मान लो ये प्लाज्मिड है। ठीक है, इस प्लाज्मिड पे हम क्या करेंगे? कट लगाएंगे। ऐसे मान लो ये मतलब ऐसे सिंबल ही बना ना, कैंची हो गया,
है ना, कट कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे करेंगे ये कट, कैसे लगाएंगे? कट इज मेड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे आप, तो कट करने के बाद क्या होगा, ये आपका होगा ऐसे प्लाज्मिड तैयार। ठीक है, इसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करेंगे, कट यहां भी लगाएंगे। जो हमारा डीएनए, जो डिजायर्ड डीएनए है, जो जीन निकाला था अपने इंसुलिन वाला, भाई ये तो क्रोमोसोम में जुड़ा हुआ है ना। अगर आपने जीनोम देखेंगे तो डीएनए अप्रॉक्सिमेटली 2.2 मीटर लंबा एक थ्रेड है, उसमें से इस जीन को निकालना पड़ेगा ना। प्रोसेस अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये करते हैं, लेकिन अभी ये समझते हैं कि इसमें से मान लो इसने कट कर दिया, अब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जाता है। जो जिस रिस्ट्रिक्शन से यहां कट करेंगे, उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहां पे भी कट करेंगे, और मान लो निकल आया आपका ये डीएनए। अब इस डीएनए को क्या करेंगे, यहां पे जोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये बन गया क्या हमारा रिकॉम्बिनेंट। अब जोड़ने के लिए यहां पे क्या यूज करेंगे, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ेंगे यहां पे। ठीक है, तो ये एंजाइम्स बड़े इंपॉर्टेंट है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के लिए, कि जब तक हम लोगों को इन एंजाइम्स के बारे में पता नहीं रहा होगा, या जब हम लोगों ने इनको डिस्कवर नहीं किया होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं थी ये टेक्निक को कर पाना। ठीक है, अब आपने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट को तैयार कर लिया। अब ये रिकॉम्बिनेंट बन गया है, अब क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू होस्ट। इस रिकॉम्बिनेंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे एक होस्ट में। होस्ट क्या हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, जैसे इकोलाई ले लिया, इकोलाई को ले लो आप। इकोलाई एक बहुत बढ़िया होस्ट होता है, क्योंकि इकोलाई के पास कोई प्लाज्मिड ऐसा नहीं है जो किसी ड्रग के लिए रेजिस्टेंट होता है। अब इसका क्या मतलब है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, कि इस बात का क्या मतलब, कि ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। ठीक, आपने क्या किया, ये वाला प्लाज्मिड जो है इसको डाल दिया इसके अंदर, ये वाला प्लाज्मिड इसको हम लोग डाल दें। देखो हम लोग क्लोनिंग करके डाल देते हैं सीधे। ठीक है, इसको डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, ये इसका जीनोम है। ठीक है, तो अब ये इकोलाई क्या बन गया, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। अब क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू होस्ट एंड ट्रांसफर टू द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। जिस बैक्टीरिया के अंदर, जिस होस्ट के अंदर हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है, उस होस्ट को मेंटेन करना है, यानी कि सर्वाइव कराना है। यानी सबसे अच्छा क्या है, कल्चर कर दो इसको, कल्चर मीडियम में डालो इसको कल्चर कर लो ना। इसको न्यूमरस सेल्स यानी लॉट्स ऑफ सेल्स हमने तैयार कर ली, फिर अब कल्चर में होगा कि ये प्रोलिफरेट होगा, डिवाइड करेगा, ये सेल डिवीजन करेगा, ये नंबर बढ़ाएगा, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल जैसे होगा, इसका डिवीजन करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और ये डीएनए भी फ्रेगमेंट डुप्लीकेट होके नेक्स्ट प्रोजेनी में चला जाएगा। तो उसकी प्रोजेनी में हमने भेज दिया। अब ढेर सारी सेल्स तैयार हैं कल्चर मीडियम में, वो उसी कल्चर मीडियम में अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। अब जिससे प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट ले लो, जीन की जरूरत हो तो जीन को हम लोग निकाल के यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे जरूरत हो। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप है जिसको हम लोगों को फॉलो करना होता है। लेकिन ये स्टेप्स इतनी इजी तरीके से नहीं होता ना, सिर्फ 3 स्टेप नहीं होता ना, ये एक मल्टीपल स्टेप्स होगा जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो अब बात हुई क्या कि वो टूल्स क्या हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन भी ढेर सारे बनते हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। मेन चीज क्या है, एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आरएनए आरडीटी के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन क्या सिर्फ उसी से काम होगा क्या, लाइगेज नहीं जरूरी है, वो भी तो जरूरी है। क्या पॉलीमरेज नहीं जरूरी है, वो भी जरूरी है। ठीक है, तो कुछ एंजाइम्स जरूरी हैं, एंजाइम से आप कट कर लेंगे, कट करके रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाएंगे, उसके लिए वेक्टर भी चाहिए, है ना। तो वेक्टर भी जरूरी है, और वेक्टर के बाद एक होस्ट चाहिए। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, या कहें कि इंपॉर्टेंट टूल है फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या क्या, एंजाइम्स, वेक्टर और होस्ट।
अब एंजाइम में हम लोग इन 3 एंजाइम्स के बारे में मेनली बात करेंगे। न्यूक्लियसेस जो एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को कट कर सकता है, जिसमें हम लोग मेनली बात करते हैं क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। फिर लाइगेज और पॉलीमरेज। लाइगेज और पॉलीमरेज के बारे में हम लोग कुछ हद तक जानते हैं पहले से ही, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो फर्स्ट सबसे पहले आइसोलेट किए गए थे ई कोलाई से इन द 1963, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जो होते हैं या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ये न्यूक्लियस ग्रुप है एंजाइम का जो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए को कट कर सकता है। कैसे कट करेगा, या तो ये एक्सोन्यूक्लियस एज ए एक्सोन्यूक्लियस काम करेगा या तो एंडोन्यूक्लियस काम करेगा। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, ये टर्मिनल एंड्स पे काटता है, ठीक है ना। ये कट करता है न्यूक्लियोटाइड चेन को फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट यानी कि एंड्स पे। और एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, ये कट करते हैं विद इन द जेनेटिक सीक्वेंस, यानी न्यूक्लियस जो डीएनए है, मान लो ये डीएनए का थ्रेड है, ये डीएनए को कहीं अंदर से कट करेंगे ना, किसी स्पेसिफिक लोकेशन से, ठीक है। कैसे होगा, क्या क्या होगा, ये चीजें अब देखा जाए हम लोग आगे। तो इकोलाई का, अच्छा इकोलाई से खोजा कैसे गया, इस चीज को देखा जाए। ये बुक में दे रखा है, ये चीज इंटरेस्टिंग चीज है कि इकोलाई से कैसे निकाला गया। ये देखा गया कि ई कोलाई के ऊपर जब कोई फेज अटैक करता है ना, बैक्टीरियोफेज कोई अटैक करता है, तो ई कोलाई कैसे उससे खुद को डिफेंड करती है। मान लो ये एक ई कोलाई है, ठीक है, ये एक ई कोलाई है, ये इसका खुद का जीनोम हो गया, ठीक है। और ये इस पे एक क्या हुआ, एक फेज ने अटैक किया, ठीक है। ये मान लो एक फेज है, ठीक है। फेज ने अपना डीएनए अंदर भेज दिया, ठीक है। ये क्या है, ये वायरल डीएनए, ठीक है। अब होगा क्या, वायरल डीएनए करता क्या, होस्ट के ऊपर कब्जा कर लेता है। होस्ट की मशीनरी को यूज करके वो अपनी प्रोटीन बनाना शुरू करता है और ऐसे होस्ट को कब्जा कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हुआ क्या, यहां पे क्या देखा गया कि ये वायरल डीएनए जो है इसका क्या बोलते हैं, फेज का, ये इसके ऊपर कब्जा कर पाए। इसके बजाय हुआ क्या कि इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसइंटीग्रेटेड वायरल जेनेटिक मटेरियल। मतलब वायरस मर गया। कैसे मरा, तो ये पता किया गया कि ये जो जीनोम है, जो ई कोलाई का डीएनए है, उसने 2 तरीके के एंजाइम प्रोड्यूस किए। पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, इसके डीएनए को काट काट के छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने वायरल डीएनए के टुकड़े कर दिए और उसको खत्म कर दिया। अब बात आती है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपने ही जीनोम को क्यों नहीं कट करता। भाई ये तो एंजाइम है ना, पॉइजन इज पॉइजन, है ना। अब आप किसी चूहे को जहर खिला दीजिए और चाहे चूहे मारने की दवा खुद खा लीजिए, दोनों को मर जाना है अगर ऐसा होगा तो बात वही आती है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, अगर वो एंडोन्यूक्लियस था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, रिलीज हुआ यहां से, इसने बनाया सेल के अंदर और उसने वायरस के डीएनए को कट कर दिया टुकड़ों में और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसने अपने खुद के डीएनए को क्यों नहीं मार दिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए बात निकली क्या, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था डीएनए मिथाइलेज एंजाइम, जिसने क्या किया, मिथाइलेशन कर दिया डीएनए का, है ना। यहां से निकला क्या, एक और एंजाइम जिसको बोलते हैं क्या, डीएनए मिथाइलेज। और ये एक्ट किया इस अपने खुद के डीएनए पे और इसने अपने डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्रोटेक्ट कर दिया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने ही जीनोम को नहीं डैमेज करेगा, वो केवल उस जीनोम को डैमेज करेगा जो फॉरेन है, जो बाहर से एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसी टेक्नोलॉजी को, यहीं से क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात निकल आई कि भाई इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को तो हम लोग यूज कर सकते हैं डीएनए को किसी स्पेसिफिक लोकेशन से कट करने में। और उसके बाद नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स खोजे जा चुके हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ के बारे में हम लोगों को जानना है। जैसे फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो
डिस्कवर किए गए थे उनमें से एक है आपका क्या, हिंद 2, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी वायरस से निकाला गया है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा कॉज करने वाला ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जिससे निकाला गया। तो हिंद 2 जो है वो क्या करता है, ये डीएनए को कट करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, और ये कैसे डिटेक्ट करता है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस किसको लेता है, 6 बेस पेयर के, 6 बेस पेयर के स्पेसिफिक सीक्वेंस को ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और जिस जगह पे डिटेक्ट किया जाता है कोई भी आरई, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां पे डिटेक्शन करता है ना, जिस जेनेटिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है उसको बोलते हैं क्या, क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट ना। वहीं पे तो वो रिकॉग्नाइज करके कट लगाएगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉग्निशन साइट, और उस जेनेटिक सीक्वेंस को बोलते हैं क्या, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, तो हिंद 2 के लिए, हिंद 2 पढ़ो चाहे हिंद 2 पढ़ो क्या फर्क पड़ता है ना, हिंद 2 के लिए जो रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होता है वो 6 बेस पेयर्स का होता है। जैसे मान लो कि CAATTG है ये, तो ये 6 बेस पेयर का एक जेनेटिक सीक्वेंस है। अब एक डीएनए, मान लो एक लंबा सा डीएनए है ना, इस तरीके से लंबा सा डीएनए है, और इस डीएनए में जितनी जगह ये जेनेटिक सीक्वेंस मिलेगा, आपने डीएनए में जब मिक्स किया ये हिंद 2 एंजाइम, तो जहां जहां भी ये सीक्वेंस होगा ये हर उस जगह से उस सीक्वेंस को कट करके अलग कर देगा। यही इसका काम है ना, और उसको हम लोग फिर आगे यूज कर सकते हैं। तो इनका बात आती है क्या कि इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की फंक्शनिंग कुछ की पढ़ने से इको R1 के बारे में हम लोग देखेंगे अभी फिर से। तो इनका नाम कैसे दिया गया, ठीक है, इनका नोमेनक्लेचर क्यों हुआ, मतलब ये हिंद 2 का नाम क्या है, व्हाट, मतलब ये कैसे तैयार किया गया। तो हिंद 2, इसमें नाम में क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया गया है उसके जीनस का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं ना। जैसे यहां से क्या हुआ, यहां से ले लिया गया क्या, H ना, ये ले लिया H, हिंद में H ले लिया कहां, जीनस से, है ना, पहला लेटर ऑफ द जीनस। फिर सेकंड 2 लेटर जो है ना IN, ये कहां लेते हैं, देखो IN है ये वाला, ठीक है, ले लेते हैं कहा, स्पीशीज के फर्स्ट 2 लेटर्स से ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो लेटर्स होते हैं वो क्या होता है, वो या तो वो नंबर जो होता है, जो न्यूमेरिकल नंबर जो यहाँ पे साथ में ऐड किए जा रहे हैं, जैसे 2 है यहाँ पे, ऐसे जैसे यहाँ पे देख लो इको R1 है, तो इको R1 में फर्स्ट क्या है, जीनस, इकोलाई से लिया, एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया से ई से ले लिया, कोलाई का CO ले लिया, तो हो गया इको। R क्या है, R वो स्ट्रेन है जिस स्ट्रेन से इसको एक्सट्रैक्ट किया था, वैसे जैसे हिंद में D होगा वो स्ट्रेन रहा होगा जिस स्ट्रेन से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि ये फर्स्ट एंजाइम है जो ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई के स्ट्रेन जिसको बोलते हैं लोग RY13 से एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। RY13 से पहला एंजाइम जो एक्सट्रैक्ट किया गया है या आइसोलेट किया गया है वो क्या है, इको R1 है। उसी तरीके से अगर हिंद 2 की बात करेंगे हम लोग, है ना, तो हिंद 2 में क्या है, ये हिमो, H स्टैंड्स फॉर हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, और D होगा इसका स्ट्रेन, और 2 यहां पे डिक्टेट क्या कर रहा है कि ये होगा क्या, ये डेफिनेटली होगा क्या, सेकेंड एंजाइम, जो सेकेंड एंजाइम जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया है। फ्रॉम गिवन स्ट्रेन, जो स्ट्रेन हिमोफिलस का है, हिमोफिलस, और IN स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंजी, स्पीशीज हमेशा स्मॉल से लिखते हैं हम लोग, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी। D यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, D रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेन ना, किसी स्ट्रेन से, और ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी के पर्टिकुलर स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट किया जाने वाला सेकेंड एंजाइम रहा होगा ये हिंद 2, जिसको एज अ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलें,
अब ये एक्चुअली हो क्या रहा है, रिस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस जो हो रहा है वो अंदर से किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस से कट करेगा और किसी दूसरे जीनोम में जब आप जोड़ेंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब देखो ये कट करते कैसे हैं, है ना। जो रिकॉग्निशन साइट्स होती है जहां पे कट लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस जो कट करते हैं, वो रिकॉग्निशन साइट्स को बोलते हैं कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। रिकॉग्निशन साइट क्या है, वो एक स्पेसिफिक जेनेटिक सीक्वेंस है जिसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कौन, रिस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस। तो ये सीक्वेंस जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, आप आगे से पीछे या पीछे से आगे किसी तरफ से भी पढ़े आपको एक ही चीज मिलेगी पढ़ने को। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, जैसे फॉर हम लोग की बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि मलयालम वर्ड्स है। स्क्रीन बाहर जा रही है क्या थोड़ा सा, हाँ ठीक है। जैसे बुक में हम लोग एक मलयालम वर्ड दे रखा है कि मलयालम है, आप इधर से पढ़ेंगे MALAYALAM और इधर से पढ़ेंगे तो भी सेम स्पेलिंग आएगी। ये क्या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। लेकिन अगर हम लोग अपने जीनोम की बात करेंगे, जेनेटिक सीक्वेंस की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है GAATTC। अब आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ पढ़ रहे हैं तो ये है। अगर आप इसी स्ट्रैंड को, भाई 2 स्ट्रैंड है ना, ये 2 स्ट्रैंड है, एक सेंस होगा एक एंटी सेंस होगा या एक कॉम्प्लीमेंट्री उसका होगा। अगर आप सेम स्ट्रैंड को दूसरी तरफ से पढ़ेंगे तब थोड़ा ना पैलिंड्रोमिक होगा। आपको ध्यान देना है क्या, आप जब 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़ रहे हैं, चाहे आप राइट से लेफ्ट पढ़ें या फिर आप लेफ्ट से राइट पढ़ें, तो भी आपको 5 to 3 प्राइम की ओर ही पढ़ना होगा, तब वो सीक्वेंस कैसा आएगा, तब वो आएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, है ना। एक मिनट जरा, ठीक है। जैसे GAATTC, अब इधर से पढ़ेंगे तो भी GAATTC, ठीक है। तो ये हुआ क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन द टर्म ऑफ जीन्स या जेनेटिक स्ट्रैंड। अब बात करें हम लोग कि जो कट कर रहे हैं ये कट कैसे करते हैं। बेसिकली अगर कट को आप देखें तो 2 तरीके से कट्स लगते हैं। एक कहलाता है ब्लंट एंड या फ्लश एंड, दूसरा होता है स्टैगर्ड एंड या स्टिकी एंड। ब्लंट या फ्लश एंड क्या होता है, ये किसी ऐसे जगह से कट कर देना, मतलब जेनेटिक सीक्वेंस जो है, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, उसमें सेंटर जो सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट से 3 जेनेटिक सीक्वेंस साइड छोड़ के वो कट लगा देगा, ठीक है। तो कट मेड एट सेंटर ऑफ द, सॉरी गलत से गलत बोल गए, है ना, ध्यान दीजिए, इसको करेक्ट करिए कि जो ब्लंट या फ्लश एंड है, जैसे 6 न्यूक्लियोटाइड का एक जेनेटिक सीक्वेंस, मान लो ये है जेनेटिक सीक्वेंस, ठीक है। तो ब्लंट कट का मतलब क्या होगा, ये इसके सेंट्रल पॉइंट से इसको कट कर देगा 2 हिस्से में, ठीक है। तो जो कट्स होंगे वो क्या होंगे, जैसे एक पेन से आप कैप निकालते हैं ना, पेन में से कैप निकालते हैं तो एंड जो होता है वो ब्लंट होते हैं, वो कहलाएगा क्या, ब्लंट एंड, है ना। तो ब्लंट कट होंगे वो, तो डीएनए प्रोड्यूस जो होगा वो ब्लंट एंड के साथ प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है। डीएनए जो प्रोड्यूस होगा वो ब्लंट एंड के साथ प्रोड्यूस है। जबकि स्टैगर्ड या स्टिकी एंड में क्या होता है कि वहां पे जो कट लग रहा है वहां सेंटर से थोड़ा सा मतलब साइड में लगेगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है ना। जो आपका ब्लंट कट लगा था उसने सेंटर से लगाया था। जब आप बात कर रहे हैं किसकी, स्टिकी या स्टैगर्ड या इसी को बोलते हैं क्या, हैंगिंग एंड्स, वो क्या करते हैं, सेंटर से 2 या 3 सीक्वेंस किनारे हो जाएंगे, 2 सीक्वेंस इधर या 2 सीक्वेंस इधर। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब स्टैगर्ड कट लगाते हैं तो जिस जेनेटिक सीक्वेंस या जिस न्यूक्लियोटाइड पे कट करेगा एक स्ट्रैंड पे, उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे भी उसी जगह पे कट मारेगा, है ना। जैसे यहां पे देखो ए और जी के बीच में कट कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे उसमें भी ए और जी के बीच पे ही कट करेगा, और जो कट सीक्वेंस होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना। तो यहां पे क्या हुआ, ये स्टिकी एंड बना, ये स्टिकी एंड बना, जो आसानी से किसी दूसरे कम डीएनए स्ट्रैंड के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। अभी कैसे होता है या इसमें हुआ क्या, एक्चुअली में करा क्या गया, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था उसने क्या किया, उसने पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ दिया, है ना। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूटेंगे ही, है ना, उसकी बात नहीं की जा रही यहाँ पे।
बात हो रही क्या, जी और ए के बीच में, जो ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो पॉलीपेप्टाइड, जो पेप्टाइड बॉन्ड बना था, है ना, जो आपका OH और फास्फेट के बीच में जो बॉन्ड बना था, उसको कट कर दिया यहां से और यहां से। ठीक है, तो अब इस चीज को जरा समझा जाए। जैसे यहां पे देखो हम लोग के बुक में ये चीज दे रखा है कि एक वेक्टर का डीएनए है और एक फॉरेन डीएनए है। ठीक है, अब देखो क्लियर है, यहां पे देख लेते हैं हम लोग फिर से इस चीज को, इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म है। ये मान लो ये है एक वेक्टर, ठीक है, और ये आपका फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए मतलब जो डिजायर्ड डीएनए जेनेटिक सीक्वेंस, जो हमको, जिससे हमें कुछ प्रोडक्ट लेना था, वो वाला जेनेटिक सीक्वेंस की बात की जा रही है। ठीक है, यहां पे आपने यूज किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, इस पे यूज किया आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट करेगा दो जगहों से, है ना। आपने यूज किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यहां पे भी यूज करेंगे, तो वो भी क्या करेगा, इस तरीके से कट कर देगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम वही यूज करेंगे दोनों जगह पे, है ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। सेम रिस्ट्रिक्शन करेंगे आप जब यूज, तभी सेम जगह से कट करेगा। आप अलग रिस्ट्रिक्शन यूज कर देंगे, अलग एंजाइम यूज करेंगे, तो कट्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, फिर वो स्टिकी नहीं रह जाएंगे ना, दोनों के कट अलग अलग जगह से होंगे, तो उनका जो बाइंडिंग आसान नहीं हो पड़ेगी, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सेम रिस्ट्रिक्शन यूज करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये कट्स बनेंगे, है ना। जैसे इसी चीज को अगर हम फिर से लिखने कोई मतलब नहीं है ना, जो आपका स्टिकी एंड इसी तरीके से बनेगा, एक सीक्वेंस ये होगा और एक सीक्वेंस ये होगा, है ना। अगर आप देखें कुछ इस तरीके से बनेगा, और इधर आपका, अगर यहां पे मान लो क्या है, यहां पे यहां पे अगर मान लो GAATTC मान लो हट गया है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर रहा होगा, और यहां पे जो कट मिलेगा ये कैसा होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, है ना, ताकि तभी तो ये बाइंड हो पाएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा, C मान लो हट गया, तो आपका आ जाएगा GAATT हो जाएगा, ये T और G की जगह आ जाएगा C। ठीक है, AATTC। ठीक, अब जब आप इसको आप जोड़ेंगे लाइगेज की हेल्प से, लाइगेज यहां पे आप लगाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपका यहां पे ये आके जुड़ जाएगा जेनेटिक सीक्वेंस ऐसे, है ना। ये यहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगे, ये दोनों इंड्स आके जुड़ जाएंगे, और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा तैयार हो जाएगा। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग का तैयार हो जाएगा यहाँ पे। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम वापस डाल देंगे किसी होस्ट के अंदर, है ना, और काम बन जाएगा। तो अब बात आ रही है क्या कि आपने कट किया और जोड़ दिया, तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलर बाइंडर्स या मॉलिक्यूलर ग्लू, है ना, जो क्या करते हैं, ये अपोजिट काम कर रहे हैं, किसके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं। ये जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ते हैं, ये 3' OH और 5' फॉस्फेट बॉन्ड को, यानी कि बना क्या रहे हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यार यहाँ पे हम पीछे पेप्टाइड बॉन्ड बोल गए थे, है ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा ये, है ना, तो और वो तोड़ रहे हैं और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बना रहे हैं, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं लाइगेज की। यहाँ पे लाइगेज भी एंजाइम यूज किए जाएंगे। क्यों लाइगेज यूज करेंगे हम लोग, पहली बात ये, फिर कहीं तो लाइगेज का काम नहीं पड़ा। वो डीएनए को आप एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे सेल से, है ना। एक एनिमल सेल मान लो है, या कोई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में से डीएनए निकालेंगे कैसे, डीएनए तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर है ना, तो सेल को तो डिसॉल्व करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आप लाइसोजाइम यूज करेंगे, है ना। अगर कोई एनिमल सेल है, मान लो यूकैरियोटिक सेल है कोई, तो आपको जरूरत पड़े, अब लाइसोजाइम क्या है, ये बैक्टीरिया की बैक्टीरियल जो वॉल है उसको डिसॉल्व कर देगा। प्रोटीज आप यूज करेंगे जब कोई एनिमल सेल यूज कर रहे होंगे, है ना, तो ये क्या करेगी, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगी, जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर देगी। लाइपेज को यूज करेंगे, ये क्या है, लिपिड सेल मेम्ब्रेन, लिपिड, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन, जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड होता है,
तो जब तक आप सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व नहीं करेंगे, आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को नहीं डिसॉल्व करेंगे, तब तक आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट कैसे कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए ये एंजाइम्स की भी जरूरत पड़ती है एक्सट्रैक्शन के लिए, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक। फिर जरूरत पड़ेगी सिंथेटेज एंजाइम की, जिसमें आता है आपके डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, है ना। अब डीएनए पॉलीमरेज जरूरी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जरूरी पड़ सकता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जहां पे आरएनए से डीएनए बनाना है तो आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, या आपको रेट्रोवायरसेस की जरूरत पड़ेगी। डीएनए पॉलीमरेज जरूरी क्यों है भाई? बाइंडिंग करेंगे, जो बाइंड कर लिया अपने वेक्टर, वेक्टर को क्लोन भी तो करना है ना, इसकी कॉपीज तैयार करनी है पीसीआर चेन के पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू, तो वहां पे डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है, तभी तो ये हो पाएगा ना कि भाई पॉलीमराइज होकर ढेर सारा हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, और फिर उसको हम लगा के काम कर सकें, ठीक है। तो अब बात करें हम लोग वेक्टर्स की कि वेक्टर हैं क्या, ठीक है। तो वेक्टर एक्चुअली क्या, क्लोनिंग वेक्टर या वेक्टर जिसको बोलते हैं, बेसिकली कई चीजें हैं जो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज, ये दो चीजें ज्यादा यूज की जाती हैं। तो प्लाज्मिड के बारे में आप पहले से ही काफी चीजें जानते हैं। तो एक्चुअली में ये है क्या वेक्टर? वेक्टर है क्या? डीएनए का एक मॉलिक्यूल या एक जेनेटिक सीक्वेंस, है ना, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट पे, स्पेसिफिक जगह पे, एज पर द रिकॉग्निशन साइट जो वो होगी वहां पे कट करते हैं, उस कट सेगमेंट को हटा देते हैं और वहां पे अपना डिजायर्ड डीएनए ऐड कर देते हैं। जैसे कि हम लोग पीछे भी देखे थे, है ना, जैसे वही चीज यहां पे भी दे रखा है कि ये आपका डीएनए है, ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है। आपका डिजायर्ड डीएनए था, इस डिजायर्ड डीएनए में आपने क्या किया, दोनों पे कट लगाया, है ना, यहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पे भी यूज करेंगे आप, ठीक है। जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे तो यहां पे कट लग जाएगा, यहां पे कट लगेगा और यहां से काटेगा इसको, ठीक है, काट के इसको निकाल देंगे आप। तो ये हो गया क्या आपका, ये प्लाज्मिड ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहां से आपने कट किया, ठीक है, यहां से भी आपने कट लगाया इस तरीके से, और आपका मिल गया क्या, ये डिजायर्ड डीएनए। अब इसको ले गए यहां पे जोड़ दिए, ठीक है, इसको जोड़ दिए, बन गया कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया किसी तो ये रिकॉम्बिनेंट तैयार हो गया। अब रिकॉम्बिनेंट को क्या करेंगे हम लोग, जो रिकॉम्बिनेंट तैयार किया है, इस रिकॉम्बिनेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी होस्ट के अंदर, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट को आपने डाल दिया एक होस्ट के अंदर। होस्ट कोई इकोलाई हो सकता है, कोई बैक्टीरिया दूसरा हो सकता है, कोई एनिमल सेल हो सकता है, या फिर कोई एक प्लांट सेल भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसके बाद इसको कल्चर कर लिया। कल्चर करके हम अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो जैसा भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ सेल्स हो सकता है, वो प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कोई प्रोटीन हो सकता है, या कोई एंजाइम हो सकता है, ठीक है। तो ये हुई क्या बात, क्लोनिंग वेक्टर से हम लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब वेक्टर के फीचर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर के फीचर्स क्या होते हैं और कैसे करते हैं इन चीजों को, ठीक है। इसके बाद पीसीआर और फुल डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बने रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो का अपलोड करेंगे जल्दी ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी मोबाइल में आप सबसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।